हेलो बच्चों, अचीवर्स एकेडमी कैनेडा में आपका स्वागत है। तो कुछ दिनों से आपके 10th की जो है ना साइंस के लेक्चर बंद थी, लेकिन आज से हम दोबारा रिन्यू कर रहे हैं लेक्चर्स को। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये लेक्चर बड़े अच्छे लगे होंगे, अच्छे पसंद कर रहे हैं, अच्छा रेस्पॉन्स मुझे मिल रहा है लेक्चर का। ठीक है, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बड़े हेल्पफुल है। एग्जाम में इसमें से निकलेगा, फिजिक्स में से ज़्यादा कहीं से निकलने वाला नहीं है, ये आप श्योर रहें। ठीक है, और बड़े अच्छे तरीके से लेक्चर को तैयार करें। तो हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को जो चैप्टर है आप उसे डिस्कस कर रहे हैं। इसमें काफी वर्क आपका हो चुका। ठीक है, उससे आगे का वर्क मैं आज करा रहा हूँ। पहले बेसिक क्लास आपकी हुई थी, आज जो आपकी क्लास है गोले दर्पण है, स्फेरिकल मिरर क्या होता है आपसे। ठीक है, तो बच्चों जो गोले दर्पण कांच के खोखले गोले का एक कटा हुआ भाग होता है। ठीक है, तो गोले दर्पण क्या होता है, ये कांच का खोखला गोला होता है, उसे एक कटा हुआ पीस होता है, एक भाग होता है। इसके तल पर पारे की कलाई या फिर क्या करते हैं, लाल ऑक्साइड का पेंट करते हैं। ये तो पारे की जो कलाई होती है, पारा के लेप कर देते हैं या फिर लाल ऑक्साइड का पेंट कर लेते हैं। कभी कभार एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो आपका दर्पण बनाते हैं उस पर किसकी कलाई की जाती है, तो आप कह सकते हैं कि पारे की या फिर लाल ऑक्साइड की। ठीक है, दूसरा तल परावर्तक तल होता है। भाई एक तरफ तो आप पॉलिश कर देंगे, दूसरा तल क्या होगा, परावर्तक तल होता है। गोले दर्पण आपके इस प्रकार दो तरह के होते हैं आपके। ठीक है, किसके अनुसार, पॉलिश करने के अनुसार। ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो मैं आपको कुछ स्ट्रक्चर इसमें दिखा भी रखी है, वो मैं अभी समझाऊंगा। पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे गोले दर्पण आपके दो प्रकार के, कौन कौन से प्रकार आपके गोले दर्पण के होते हैं। तो गोले दर्पण आपके दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक अवतल दर्पण, तो आपको डायग्राम नजर आ रहा होगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का ये पूरा का पूरा गोला हो गया और ये इसका कुछ कटा हुआ भाग हो गया। ठीक है, तो इसमें आपको नजर आ रहा होगा कि जो परावर्तक तल है वो क्या होगा, अंदर की ओर धसा हुआ होगा, उसका भाग अंदर की ओर ऐसे दब रहा होगा। बात समझ में आ गई। ठीक है, जबकि मैं दूसरा जो आपका होता है दर्पण, उत्तल दर्पण होता है, दोनों में थोड़ा सा यहाँ डिफरेंस समझ के लेके चलेंगे। जो दूसरा दर्पण आपका होता है उसका जो बाहरी पृष्ठ होता है वो उभरा हुआ होता है, तो इसका तो धसा हुआ होगा। परावर्तक तल इसका क्या होगा, हमेशा उभरा हुआ, एक दूसरे के अपोजिट होंगे एक तरह से। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अवतल दर्पण क्या होता है। बच्चों जो मैं डेफिनेशन आपको बताते जाता हूँ, आप अपनी नोटबुक में नोट कर लिया करो। ठीक है, मैं आराम से बिल्कुल बता रहा हूँ कि अवतल दर्पण क्या होता है। कि अवतल दर्पण वह दर्पण है जिसमें परावर्तन दबे हुए तल से होता है। किससे परावर्तन होता है, दबे हुए तल से परावर्तन होता है। अर्थात गोले का भीतरी तल परावर्तक तल होता है। जो गोले का भीतरी तल होता है वो क्या होता है, आपका परावर्तक तल होता है। तो ये हो गया आपका अवतल दर्पण। बात करते हैं उत्तल दर्पण की, तो उत्तल दर्पण में इसका अपोजिट होगा आपका कि उत्तल दर्पण वह दर्पण है जिसमें परावर्तन उभरे हुए तल से होता है। अर्थात गोले का बाहरी तल परावर्तक तल होता है। गोले का जो बाहरी तल है वो क्या होगा, आपका परावर्तक तल होगा। बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये आपके होते हैं उत्तल और अवतल दर्पण। कुछ बिंदु आपको मैंने इसमें दिखा रखे। सी, ये सी होता है आपके कि जो आपका खोखला गोला है उसका वक्रता केंद्र हो गया, जो उसका केंद्र होगा उसको बोलते हैं वक्रता केंद्र सी। ठीक है, इसमें भी सी आपको दिखा रखा होगा। बात समझ में आ रही है भाई। ये सी आपका यहाँ, ये आपका सी यहाँ सी है और ये सी आपका यहाँ सी है। ठीक है, बात समझ में आ रही है बच्चों। जो आपका परावर्तक तल होता है उसका मध्य बिंदु, ये परावर्तक तल होता है उसका मध्य बिंदु ये कहलाता है आपका ध्रुव। ये क्या कहलाता है आपका, इसे ध्रुव कहते हैं। पी को बात समझ में आ रही होगी। जो आपका व्यास होता है इसका, और व्यास को बाहरी को खींच दे। ठीक है, वो क्या होता है आपका मुख्य अक्ष। ये आपका परावर्तक तल, इसका परावर्तक तल अंदर की ओर है, इसका परावर्तक तल बाहर की ओर है। ये आपको दिखा रखता है। M1 M2 के आपके इसके द्वारक है। बात समझ में आ गई होगी। ये आपका अवतल हो गया, ये आपका उत्तल दर्पण हो गया। क्लियर है, समझ में आ गया होगा आपको कि उत्तल दर्पण क्या होता है और अवतल दर्पण क्या होता है। तो बच्चे इसमें कुछ डेफिनेशंस हैं वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले होती है वक्रता केंद्र। तो उस गोले के केंद्र को जिसका की दर्पण का एक भाग है, गोले के केंद्र को जिसका की दर्पण एक भाग है, दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। या फिर सीधी सिंपल सी डेफिनेशन मैंने आपको बताई कि वह गोला जिसके द्वारा दर्पण तैयार किए जाते हैं उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, यह अवतल दर्पण में परावर्तक तल की ओर, अवतल दर्पण में परावर्तक तल की ओर होगी। बात समझ में आ गई। और आपकी जो उत्तल दर्पण होता है उसमें क्या होगा, ये परावर्तक तल से दूर की ओर होगी। बात समझ में आ गई। ठीक है भाई, क्लियर है। नेक्स्ट होती है आपकी वक्रता त्रिज्या। तो जो आपका ये जो वक्रता केंद्र है, ये वक्रता केंद्र से जो आपकी जो होगी, इसकी जो वक्रता केंद्र से त्रिज्या होगी, उस गोले की त्रिज्या होगी जिससे आपका जो है ना उत्तल और अवतल दर्पण बने हैं, उसे हम उसकी वक्रता त्रिज्या कहते हैं। बात समझ में आ गई बच्चा। ठीक है, तो वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, उस गोले की त्रिज्या को जिसका कि दर्पण एक भाग है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या
कहते हैं। इसे सीपी के द्वारा प्रदर्शित किया गया है, ठीक है, या कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट होता है ध्रुव। ध्रुव मैंने अभी आपको बताया कि जो आपका द्वारक होता है M1 और M2, उसके मध्य बिंदु P को ध्रुव कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे P से डिनोट करते हैं, क्योंकि इंग्लिश में से पोल बोल देते हैं, ठीक है बच्चा, समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट होता है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष आपको बताया गया कि जो व्यास होता है वो आपको मुख्य अक्ष कहलाता है, या प्रिंसिपल एक्सिस जिसे कहते हैं। तो दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। तो दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को उसका मुख्य अक्ष कहते हैं। नेक्स्ट आता है दर्पण का द्वारक। तो दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को क्या कहते हैं, दर्पण का द्वारक कहते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो इंपोर्टेंट होता है वो होता है मुख्य फोकस। मुख्य फोकस को समझने के लिए मैंने क्या करा, अवतल दर्पण ले लिया और उत्तल दर्पण ले लिया, ठीक है। तो मुख्य फोकस को कैसे कहते हैं कि जब दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष हो गया आपका, इसके समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तक तल से परावर्तित होती है, तो परावर्तित होने के बाद वे जिस बिंदु से गुजरती है उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। या तो वे गुजरती है या फिर गुजरती हुई प्रतीत होती है। अगर गुजरती है तो कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। अगर गुजरती हुई प्रतीत होती है तो कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। बात समझ में आ रही होगी आपको। दोबारा बता दूं कि जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें परावर्तक तल से परावर्तित होकर जिस बिंदु से गुजरती है वह बिंदु आपका मुख्य फोकस कहलाता है। गुजरती है या फिर गुजरती हुई प्रतीत होती है, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो डेफिनेशन कैसे लिखनी है मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें परावर्तक तल से परावर्तित होकर जिस बिंदु से गुजरती है अथवा गुजरती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। बच्चों नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से आता है आपका फोकस दूरी। ये मैंने दिखा भी रखा है, समांतर किरणें चल रही है आपकी और टकराने जा रही है किसी एक बिंदु से, ठीक है। हमेशा समांतर किरणें जो होंगी इसके समांतर जितनी भी होंगी वो सभी किसी एक बिंदु से गुजरेंगे और इसे क्या कहेंगे, मुख्य फोकस, ठीक है बच्चों। मुख्य फोकस और जो ध्रुवीय होता है उसके बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो ध्रुव तथा फोकस बिंदु के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो फोकस दूरी की परिभाषा आपको पता लगी होगी। फोकस तल वह तल जो मुख्य फोकस से ऊपर जाता है तथा मुख्य अक्ष के लंबवत होता है वह क्या कहलाता है, आपका फोकस तल कहलाता है। तो उम्मीद है कि आपको ये बेसिक से पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो ये आपका कुछ गोलीय दर्पण था। आगे जो हम स्टडी करेंगे वो आप स्टडी करेंगे कि भाई आपका दर्पण और जो इनके बीच की दूरी होती है उसके बीच संबंध क्या होता है, वो मैं अभी आपको यहाँ क्लियर करा दूं कि ये संबंध आपका होता है F बराबर R/2। ये हमेशा याद रखना कि जो फोकस दूरी होती है ये वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या वक्रता त्रिज्या क्या होती है, आपकी फोकस दूरी की दुगनी होती है। कल के जो लेक्चर होगा आपका हम उसमें स्टडी करेंगे इसके नेक्स्ट डायग्राम कि इसमें जो अलग अलग दर्पण है उसमें परावर्तन और परावर्तन कैसे होता है, ठीक है जी। तो आज की वीडियो आपकी यहीं तक। थैंक यू। ये सब आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे इन वीडियो लेक्चर का फायदा उठा सके। थैंक यू।